हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 दिसंबर और दिन है थर्सडे का। हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो प्री में आ सकते हैं या मेंस में आ सकते हैं या ऐसे आप लिख सकते हैं, तो बस इसको हम देखेंगे शॉर्ट। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज मेरा चैनल न्यू है, अभी जल्दी ही मैंने चैनल ओपन किया है और मुझे सब्सक्राइबर्स की नीड है और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो आप चाहो तो मेरी जो पहले की वीडियोस हैं करंट अफेयर्स की, द हिंदू की, वो देख सकते हैं। और अब अगर आप आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा है कि ओमिक्रॉन के बारे में दिया गया है, तो अब तो बस ये रोज़ आर्टिकल छपेगा, क्योंकि अब ये नया वेरिएंट आ चुका है कोरोना वायरस का, तो कुछ ना कुछ इसमें न्यूज़ आएगी। तो हमें उसको डेली फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन आते हैं WHO की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम उसे कवर करेंगे। अदरवाइज़ ओमिक्रॉन मैंने आपको बता दिया है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, पेज 3 से, स्टेट पेज से कवर करेंगे हम गिफ्ट सिटी का आर्टिकल। उसके बाद पेज नंबर 5 से ही हम कवर करेंगे एक ट्रेडिशनल रिचुअल है, इसके बारे में देखेंगे। और इसी पेज से बटरफ्लाई स्पीसीज के बारे में। एंड गाइस, फिर पेज नंबर 8 से हम कवर करेंगे एलिफेंट किलिंग के बारे में। गाइस, पेज नंबर 9 से 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो IVF क्लिनिक को रेगुलेट करने के लिए बिल आया है, उसके बारे में बात करेंगे, और यूआपा के बारे में बात करेंगे। यूपी के रिगार्डिंग यूआपा का कुछ डेटा आया है, इससे रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर पेज नंबर 10 से हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया ने G20 के ट्रोकिया को ज्वाइन किया है, तो पेज नंबर 10 से ही हम कवर करेंगे सोशल मीडिया पे रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट में। उसमें बोला गया है कि कोड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत है सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए, तो उसके बाद हम कवर करेंगे ये वाला आर्टिकल। इस वर्ल्ड पेज 11 से हम कवर करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। रिटर्न अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। वर्ल्ड पेज से ही कवर करेंगे तालिबान के बारे में। यहाँ पे पैसों की बहुत दिक्कत आ चुकी है, तो ये क्या अर्ज कर रहे हैं US से, ये देखेंगे। फिर इसी पेज से हम कवर करेंगे चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेंशन चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, तो US ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इसको भी देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन को लेके। और जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अपना इंडिया को भी देखना पड़ता है कि अगर इन दो कंट्री के बीच में कुछ हो रहा था, उससे इंडिया पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। कवर करेंगे साइबर अटैक के बारे में। ये आज के आर्टिकल हैं जो हम कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके प्री मेंस पर्सपेक्टिव से एज वेल एज इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। और इस आर्टिकल को ज़रूर देखिएगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी दी गई है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को भी ज़रूर देखिएगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल आप देख रहे हो कि गिफ्ट सिटी से रिलेटेड। ये गुजरात में, आप सभी को पता होगा, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी का, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ये इमर्ज हुई है एज इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी। जिनको ग्रीनफील्ड सिटी नहीं पता है, मैं उनको बता देती हूँ कि ग्रीनफील्ड सिटी क्या होता है। ये जो ग्रीन सिटी होती है, ये वेल प्लान सिटी होती है। इसको से प्लान करके बनाया जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ सेटअप होगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होती है। और क्या होता है, अलाउ क्या करते हैं, जीरो वेस्ट एंड सिस्टम फॉर 100% रिसाइकलिंग एंड रीयूज, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड डिसैलिनेशन। ये सब चीज़ें मिला के क्या करती है कि कोई भी सिटी को सेल्फ डिपेंडेंट एंड सस्टेनेबल बनाती है। यहाँ से आपको पता चल गया ग्रीनफील्ड सिटी क्या है। गाइस, आपको पता होगा ये जो सिटी है ये गांधीनगर में है, और किस रिवर के बैंक पे है, साबरमती रिवर के बैंक पे ये सिटी बनाई गई है। इंडिया की पहली और ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, तो इसको IFSC बोलते हैं। इसी जो गिफ्ट सिटी है ना, इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल सिटी वेयर बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कर सकती हैं, सेटअप कर सकती हैं अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को। क्या ये जो पूरी सिटी है ना, इसको डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये 261 एकड़ में बना हुआ है। अब पूरा इसका कितना एरिया है, 886 एकड़। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। उसी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी बनाई गई है जो 625 एकड़ में है। जैसे गिफ्ट सिटी बनी है, फाइनेंस सर्विस, यहाँ पे स्टॉक बैंक वगैरह अपना ग्लोबल ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे ना टैक्स से छूट मिल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे लोग आके अपना सेटअप करते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब सेंटर ने अनाउंस किया है कि जो नहीं कि पूरा टैक्स नहीं आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, एक सर्टन रेंज जो भी अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन वहाँ पे सेटअप करते हैं, तो उनको एक सर्टन रेंज तक टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा।
गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस कर रखा है जिसकी वजह से क्या क्या है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE है, इन्होंने अपने क्या कर रखे हैं, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 17 बैंक हैं इंक्लूडिंग 12 डोमेस्टिक बैंक है और 5 इंटरनेशनल अदर बैंक्स हैं। उन्होंने क्या किया है, अपना लाइसेंस इशू किया है यहाँ पे, ऑपरेट लाइसेंस इन लोगों ने इशू करवाया है ताकि यहाँ पे अपना ऑपरेशन ऑपरेट कर सकें। और 100 से ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकिंग सर्विसेज भी ऑपरेशनल हैं। ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी यहाँ पे ऑपरेशनल है। ये सब यहाँ पे अगर ऑपरेशन अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन चालू करते हैं तो इनको रिलीफ मिल जाता है टैक्स से, और एक टैक्स हॉलीडे होता है, ठीक है, ये टैक्स हॉलीडे गेन कर लेते हैं। टैक्स हॉलीडे क्या होता है मैं आपको अदर सेशन में बता दूंगी, अभी फिलहाल यहाँ पे आप समझिए क्या रिलीफ मिल जाता है इनको, एक टैक्स हॉलीडे का रिलीफ मिल जाता है। इनको मिल जाता है फॉर कैपिटल गेन्स फॉर एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज जैसे हो गई, एंड टैक्स एग्जम्पशन किनको मिलता है फॉर एयरक्राफ्ट लीज रेंटल्स टू फॉरेन लेसर्स, एंड टैक्स इंसेंटिव भी मिलता है जो रिलोकेटिंग करते हैं फॉरेन फंड्स को यहाँ पे इस सिटी में IFSC में, और एग्जम्पशन टू इन्वेस्टमेंट डिवीज़न ऑफ फॉरेन बैंक्स, जो भी फॉरेन बैंक्स हैं अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको भी कुछ एग्जम्पशन दिया जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, टैक्स से छूट मिल जाती है, यहाँ पे लोग आके अपना ऑपरेशन सेटअप करते हैं। तो ये क्या है, ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। और एक शर्त होती है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या कुछ भी, तो उसको इंटरनेशनली सेल करना होता है, आप डोमेस्टिकली सेल नहीं कर सकते हो। जैसे कि बोला जा रहा है कि ये क्या एक हब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस का। और सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर भी सेटअप किया गया है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है उसको रिजोल्यूशन करने के लिए एक सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर भी सेटअप किया गया है। एक हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स लंदन ने लॉन्च किया था, और उसने क्या किया है ना, जो हमारा IFSC है, गिफ्ट सिटी IFSC, गिफ्ट सिटी में जो IFSC बना हुआ है, तो ये जो IFSC है इसको टॉप 15 जो ग्लोबली सेंटर्स हैं उनमें इसको पोजीशन दी गई है। तो एक तरीके से ग्लोबली रिकॉग्निशन सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। ऐसे आपको गिफ्ट सिटी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो गाइज यहाँ से ना एक फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये इस फेस्टिवल का नाम है सी वैली। ओके, तो इसको आपको याद रखना है कि सी वैली फेस्टिवल है और पल फेस्टिवल सीजन है, और ये कहाँ पे होता है, केरला में होता है। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि केरला का ये सी वैली एक ट्रेडिशनल रिचुअल फेस्टिवल है। एंड गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कि बटरफ्लाई की स्पीसीज़ में ना इंक्रीज देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है, पीछी बाझानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे, अब आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्वेश्चन यही बनेगा, इस वाइल्ड लाइफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है। तो गाइस ये जो सेंचुरी है ये थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में है, और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, 1958 में। इसमें कौन सा एरिया आता है, चिमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एरिया इसी में इंक्लूडेड है, और ये दूसरी ओल्डेस्ट सेंचुरी है इन केरला, यानी केरला की दूसरी सबसे पुरानी सेंचुरी है। गाइस यहाँ पे ना कूथीरन टनल बना हुआ है जो कि पहली रोड टनल है केरला में, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है। और क्या करता है ये जो टनल है ये क्या करेगा, इम्प्रूव कर रहा है कनेक्टिविटी तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में। और गाइस ये याद रखिएगा ये टनल कहाँ पे बना हुआ है, इस सेंचुरी से होके गुजरता है ये टनल। से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया वो टनल के बारे में बताया कि इस सेंचुरी से टनल जा रहा है और ये केरल में है। एंड गाइस ये जो येलो वाली है इसका नाम है नीलगिरी ग्रास येलो, और इधर वाली का नाम है ऑरेंग टेल्ड। ओके गाइस, तो ये आप थोड़ा सा नाम माइंड में रख सकते हैं। और ये कहाँ पे मिली है, पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट हम आए हैं टॉपिक पे। अब जान रहे होंगे कि पिछले कुछ 2-3 सालों से भाई जो एलिफेंट्स हैं उनकी हत्या काफ़ी की जा रही है। तो यहाँ पे क्या एक डेटा दिया है कि पिछले 10 सालों में ना 1160 हाथी मारे गए हैं, मतलब वो अपनी मौत नहीं मरे हैं, लोगों ने उन्हें या एक्सीडेंटली किसी भी तरीके से उनकी हत्या की गई है। एंड गाइज ये आप टेबल देख सकते हो कि कैसे ये जो 1160 हाथी मारे गए हैं पिछले टाइम, मतलब पिछले 10 साल में, 2009 से 10 से लेके 2019-20 में। तो इसमें से सबसे ज़्यादा किस वजह से मर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से 741 हाथियों की डेथ हुई है। और ट्रेन के आगे आ जाते हैं उससे 186 हाथियों की डेथ हुई है। पोचिंग का शिकार बन जाते हैं, जैसे लोग उनके दांतों को, हाथी के दांतों का इलीगल व्यापार करते हैं तो पोचिंग करते हैं, इस वजह से लगभग 170 हाथी इस तरीके से मारे गए। जहर दे के मार दिया गया हाथी को। आप सभी को पता होगा कि एक अभी लास्ट ईयर हथनी का केस हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और वो क्या किया, उसको एक जहर वाला एक आदमी ने उसको
कोई फ्रूट खाने के लिए दिया जिसके अंदर जहर भरा हुआ था और वो उसे खा लेती है और उसके बाद वो जाके नदी में खड़ी हो जाती है और वो मर जाती है। तो ऐसा लोग क्या करते हैं, हाथियों को जहर दे देते हैं, मार देते हैं। तो इस तरीके के 64 केस हुए हैं टोटल मिला के, ये 1160 केस है। और ये इस चीज़ के लिए हम लोगों को अपने ऊपर इंसान होने पे शर्म आनी चाहिए कि हम एक बेजुबान जानवर को इस तरीके से मार रहे हैं। ये तो था डेटा जो पूरे इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो ये टेबल में दे दिया गया है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा सा ना समझ लेते हैं कि एलिफेंट किलिंग क्यों हो रही है और इसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों पेपर के रिस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एज अ फॉरेस्ट रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन, फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन, इनका कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है। गाइस, ये जो एलिफेंट है ना, इसको क्या डिक्लेयर किया गया था 2010 में, नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो ये आपको माइंड में होना चाहिए, नेशनल हेरिटेज एनिमल किसको डिक्लेयर किया गया, एलिफेंट को। क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेता है कि ऑप्शंस दे देता है कि कौन कौन सी की स्टोन स्पीसीज़ है। तो एलिफेंट एक की स्टोन स्पीसीज़ है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वुडलैंड इकोसिस्टम। एंड गाइस, ये क्या करते हैं, इनको एज अ गार्डनर भी देखा जाता है बिकॉज दे आर शेपिंग द लैंडस्केप। पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में हेल्प करते हैं, फर्टिलिटी जो है फॉरेस्ट की, सॉइल की, उसको बढ़ाते हैं। किस वजह से, जो इनका डंग होता है उसकी वजह से। कार्ड ने ना प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1992 में। ये एक तरीके से फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट्स को, ताकि वो एफर्ट कर सकें जो भी एशियन एलिफेंट्स हैं उनको सेव करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम का ऑब्जेक्टिव जैसे इनके जो हैबिटेट हैं, कॉरिडोर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करे और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जैसे अभी आपने रिसेंट ईयर्स में भी देखा है, तो उन मामलों को देखे, उनको सुलझाए। फेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। गाइस, जो एलिफेंट की सेंसस होती है ना, वो 5 साल में एक बार की जाती है। तो ये अभी 2017 में की गई थी। तो अभी फ़िलहाल 2017 का ये आंकड़ा आपको लेके चलना पड़ेगा। और ये कौन कराता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसके थ्रू होती है, अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट। एंड न्यूज़ में भी है, तो आ सकता है कि सेंसस होती है वो किसके अंडर में होती है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में होती है और हर 5 साल में होती है। सेंसस हुई थी, इसके अकॉर्डिंग अभी एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन कितनी है, 27,312। पता चलता है कि जो पिछली बार की सेंसस थी, पिछली बार जब 2012 में हुई थी, तो इस सेंसस से पता चलता है कि पहले लगभग 30,711 एलिफेंट्स थे और जो अब कितने रह गए हैं, 27,000 के करीब। और गाइज, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्नाटका हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद असम, उसके बाद केरला। तो ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में एलिफेंट ज़्यादा हैं। 52 एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में। और जो सबसे पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था, वो बनाया गया था सिंघभूम एलिफेंट रिजर्व इन झारखंड। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं। जो IUCN ने दिया वो इंडेंजर्ड दिया है, साइट्स ने अपेंडिक्स 1 में रखा है, और जो इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसने इसको शेड्यूल 1 में रखा है। इस एलिफेंट सेव करने के लिए ग्लोबल लेवल पे भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसको बोलते हैं माइक। इसका फुल फॉर्म है द मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसको 2003 में लॉन्च किया गया था एज एन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। और इसको क्या, ट्रैक करने के लिए जितने भी इलीगल किलिंग हो रही है एलिफेंट की अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, जितने भी अफ्रीका और एशिया में, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, तो अफ्रीका और एशिया में जो इलीगल किलिंग हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। इस आर्टिकल से यही था जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल है IVF क्लिनिक को लेके। तो एक IVF को लेके ऑलरेडी बिल बन चुका है, बट अब फिर से इसको लोकसभा में पास किया जा रहा है। क्यों पास, मतलब इसमें अब क्या चेंजेस कराना चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि एक नेशनल रजिस्ट्री सेटअप की जाए और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई जाए, जितने भी क्लिनिक्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो भी इस फील्ड में सर्व कर रहे हैं। पे आप गाइस देख सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स एंड ART बैंक्स का नाम यहाँ पे लिया गया है। तो अभी आपको बताती हूँ ये क्या होता है। और गाइस, यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू और भी चल रहा है कि ये जो लोग LGBT कम्युनिटी के होते हैं, या सिंगल मैन हैं, या बाइसेक्चुअल हैं, या लेस्बियंस हैं, गे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी रूल नहीं बनाया गया है इस बिल में। तो इसके जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, ART होती है, उसकी आती है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। क्या करती है, दोनों, ऐसा नहीं किसी वुमेन की ही इनफर्टिलिटी को ट्रीट करती है, ये दोनों, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करती है। ये वर्क कैसे करती है, ये एग्स को रिमूव कर देती है वुमेन की बॉडी से,
और जो एग्स होते हैं उसको मिक्स कर देती है जो भी मेल स्पर्म होते हैं उसके साथ, और उसके बाद क्या बना देती है, एम्ब्रॉयज बना देती है, और इस एम्ब्रॉयज को वापस से जो भी वुमेन की बॉडी है उसमें पुट कर देती है। IVF का फुल फॉर्म है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ये मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि ART का ही है, ART की टेक्नोलॉजी है, इसी का टाइप है जो कि यूज़ किया जाता है IVF। और ART को एज अ डोनर एग्स, डोनर स्पर्म, फ्रोज़न एम्ब्रॉयज और क्या और ऑल्सो इसको ऑल्सो जो सरोगेट मदर्स होती हैं, सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पे भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। सिर्फ इतना ही था ART के बारे में, IVF के बारे में आपके लिए जानना वो ज़रूरी था। तो वो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। बोला जा रहा है कि यूपी रिपोर्ट मोस्ट युआपा अरेस्ट, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युआपा के तहत, यानी युआपा जो एक्ट है उसके तहत सबसे ज़्यादा अरेस्टिंग हुई है। डेटा दिखा रहे हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1321 लोगों को इस एक्ट के थ्रू 2020 में पूरे नेशन में, मतलब पूरे इंडिया में 1321 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस एक्ट को लगा के। गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश है, जम्मू है, कश्मीर है और मणिपुर है, तो जो 1321 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अरेस्टिंग हुई है, उसमें से 70% लोग इन स्टेट से आते हैं। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो यूपी से हैं 361, उसके बाद जम्मू कश्मीर से हैं 346 लोग, उसके बाद आपको मिलते हैं मणिपुर से हैं 225 लोग। तो आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, 70% लोग इन एरिया से आते हैं। ये मैंने आपको डेटा के थ्रू बता दिया जो इस आर्टिकल में पॉइंट आउट था। अब हम थोड़ा सा युआपा के बारे में समझ लेते हैं। इस युआपा का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये एक इन्हेंसमेंट है, मतलब युआपा किससे बना है, जो टाडा एक्ट था ना, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसको कि अलाउ किया गया था और ये लैप्स हो गया था 1995 में, और प्रिवेंशन एंड टेररिज्म एक्ट पोटा, इसको रिपील किया गया था 2004 में और इसको पास किया गया था 1967 में। तो इन दोनों एक्ट का ही एक इन्हेंसमेंट या नया वर्जन क्या है, युआपा है। युआपा के साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं क्या है। ये क्या है, एक स्पेशल प्रोसीजर, ये क्या करता है, एक स्पेशल प्रोसीजर देता है हैंडल करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है वो किसको रिफ़र करती हैं, एनी एक्शन टेकन बाय एन इंडिविजुअल या एसोसिएशन इंटेंडेंट, या मतलब कोई अकेला पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है, वो क्या या डिसरप्ट करे टेरिटरी ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो भी हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी है उसमें डिसरप्शन लेके आए, या इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो, तो उन लोगों को युआपा के तहत धर लिया जाता है। में बोला गया है कि टेररिज्म, बोला गया है कि युआपा के तहत टेररिज्म कौन क्या है, किस चीज़ को इन्होंने रिफ़र किया है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट यूनियन गवर्नमेंट में प्रोक्लेम या डेजिग्नेट ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिट कर सकती है। कैसे कमिट कर सकती है, अगर वो किसी भी टेररिज्म एक्ट में उसने पार्टिसिपेट किया हो, या टेररिज्म के लिए प्रिपेयर हो रहा हो, या टेररिज्म को प्रमोट कर रहा हो, या फिर उसमें इन्वॉल्व हो, यानी कि उसका नाम आया हो उसमें। और ये बिल क्या करता है, ऑल्सो एम्पावर द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड। तो यहाँ पे सबसे गलत बात यही है कि एक अकेले पर्सन को भी सेम ग्राउंड पे ये टेररिस्ट घोषित कर सकता है, ये गवर्नमेंट को पावर दी गई है। और युआपा के तहत ना क्या है, डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, ये हाईएस्ट पनिशमेंट है इसके अंडर में। एब्सोल्यूट पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। गाइस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखने के लिए मिलती है, क्या ये सिर्फ इंडियंस पे लागू है, नहीं, ये फॉरेनर्स पे भी लागू है। तो यहाँ पे ये आप माइंड में रखिएगा कि युआपा इंडियंस एंड फॉरेनर नेशनल दोनों पे चार्ज किया जा सकता है। कोई भी पर्सन इंडियन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं वो इंडिया के अंदर रह के कुछ परफॉर्म करे इलीगल एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी, अगर वो इंडिया के बाहर जाके भी इंडिया को खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है तब भी उस पर युआपा लगाया जा सकता है। प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं बाय NIA के थ्रू। था युआपा के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इंडिया क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है G20 ट्रोइका। अब ये ट्रोइका क्या है, यहाँ ये मैंने आर्टिकल सिर्फ इसलिए लिया आपको ट्रोइका समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कंट्री के नाम दिए, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। और गाइस आपको पता है कि आपको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ, इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है 2022 के लिए। तो गाइस यहाँ पे ट्रोइका वर्ड का मतलब क्या है कि अभी किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे
करेंट टाइम में, प्रीवियस टाइम में और इनकमिंग टाइम में। तो ये एक ग्रुप बन गया है टॉप 3 कंट्रीज़ का जो G20 से रिलेटेड है। तो इस ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, ट्रोइका बोलते हैं। तो अभी इंडोनेशिया के पास है, यानी कि प्रीवियस टाइम जब इंडिया के पास आ जाएगी तो ये ग्रुप, अभी ऐसे ग्रुप बना दिया जाता है ना, पहले से अनाउंस कर दिया जाता है कि इसके पास रहेगी, बट अभी करंटली कौन होल्ड कर रहा है, इंडोनेशिया। तो जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ जाएगी तो इंडोनेशिया क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा। और जब इंडिया से हट के नेक्स्ट पर्सन के पास चली जाएगी, इटली के पास, तब या प्रेजेंट टाइम मतलब जब इंडिया क्या हो जाएगा, वो इंडोनेशिया क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, इंडिया करंट हो जाएगा, और फिर अनाउंस कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए कौन सा, इटली। तो जैसे अभी अनाउंस किया गया है, तो ये यहाँ पे जो ग्रुप बन गया इंडिया, इंडोनेशिया, इटली का, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, ट्रोइका। तो ज़रूरी नहीं कि यही कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है। अभी फ़िलहाल 2022 के लिए इंडिया को दिया गया है और इंडोनेशिया के पास है, तो इस वजह से इनको ट्रोइका बोला जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है इसी पेज से, पेज नंबर 10 से, कि पार्लियामेंट चाहती है कि भाई एक कोड ऑफ एथिक्स है जो सोशल मीडिया को मॉनिटर करे। हुआ क्या है कि आप सबको पता है कि स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, ऐसे ही कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। तो उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के सामने, और कुछ अपना मतलब पैनल ने अपने मतलब तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और क्या बोला है ये देख लेते हैं। पैनल ने बोला है कि आपको मतलब इंश्योर करना पड़ेगा एडुकेट कंसल्टेशन टेक प्लेस विद ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी सोशल मीडिया के, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सबको लेके यहाँ पे हमें कोड ऑफ एथिक्स बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मॉनिटर करना पड़ेगा जितनी भी डिजिटल मीडिया है, क्योंकि और साथ ही में क्या करना है, यहाँ पे जो रिपोर्ट क्या कह रही है, साथ ही में ये भी बोल रही है कि मॉनिटर करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो लोग हैं उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी रक्षा करें, यानी कि वो भी प्रिजर्व रहें, यानी कि उनको छीनना नहीं है उसके, यानी लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मेंटेन रहे और मॉनिटर भी करें। पैनल ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो लोग हैं ना, एक नया ही जर्नलिज्म देखने को मिल रहा है। हर एक सिटीज़न अपने आप में एक जर्नलिस्ट बन गया है। अपनी वो डिवाइस से क्या करता है, कोई भी इवेंट हुआ, घटना हुई, उसकी फ़ोटो ले लेता है सेलफोन से और अपने अकाउंट पे अपलोड कर देता है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या ट्विटर है, कहीं पे भी, और खुद ही जर्नलिज्म की कैटेगरी में आ गया है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इस पैनल ने बात कही है। और साथ ही में ना OTT प्लेटफॉर्म को भी मॉनिटर करने की बात कही गई, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट होता है या अदर मतलब ऐसा कंटेंट होता है जो माइनर चिल्ड्रन है उसको उनको अफेक्ट कर सकता है। अभी क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन चल रहा था कोविड के समय में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे थे, क्योंकि सिनेमा हॉल्स बंद थे, तो वो लोग क्या सर्च कर रहे थे, अपने इंटरनेट पे ही सर्च कर रहे थे। तो OTT जैसे प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहे थे और उन पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा भी दिखाया जा रहा था, गंदी गंदी चीज़ें दिखाई जाती, और इससे क्या होगा, वो व्यूअर्स पे भी इम्पैक्ट करेंगे, माइनर चिल्ड्रंस पे। तो ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। भी साथ में क्या बोला जा रहा है कि आप इस मतलब OTT प्लेटफॉर्म को भी मॉनिटर करो, बट साथ में ये भी एक्नॉलेज करो कि इंडिविजुअल की चॉइस होनी चाहिए, वो क्या मतलब देखना चाहता है, क्या नहीं देखना चाहता, यानी उसका ये फ्रीडम उससे ना छीना जाए। इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, मतलब कि एक कस्टमाइज वे में हमें कोड ऑफ एथिक्स लाना है। सभी को पता है COP की मीटिंग चली थी और वहाँ पे भी सब लोगों ने प्लेज लिया था, और एक इनडायरेक्टली ये भी बात बोली गई थी कि जो चाइना का VRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करेंगे। डायरेक्टली नहीं बोली गई, इनडायरेक्टली बात कही गई है। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने अपना पहला कदम उठा दिया है और क्या बोला है कि उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसमें वो 300 बिलियन यूरो को इन्वेस्ट करने वाले हैं बाई 2027 तक, यानी 2027 तक वो इतना बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे। किस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। किसको काउंटर करने के लिए, चाइना के VRI प्रोजेक्ट को। तो आपको चाइना का VRI प्रोजेक्ट पता होगा। VRI प्रोजेक्ट क्या है, ये 2013 में चाइना ने स्टार्ट किया था। चाइना ने 2013 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था क्या करने के लिए, एक तरीके से अपना जो ट्रेड है, डेवलपमेंट है, उसको और भी ज़्यादा ट्रेड को बढ़ाने के लिए और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, और चाहे वो लैंड रूट हो या सी रूट हो, सब में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि इसकी कनेक्टिविटी बन सके। चाइना की एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, तो सारे कॉन्टिनेंट से कनेक्टिविटी बनाना चाहता है और अपना जो भी माल बनाता है वहाँ पर डंप करना चाहता है। और इस बहुत एक गलत चीज़ ये भी करता है कि जितनी भी पुअर कंट्री इसके रूट में जैसे लैंड रूट लेके जा रहा है या सी रूट लेके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ग्लोबल
मैप है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीज़ बनेंगी, तो ये उन कंट्रीज़ को क्या कह देता है कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे ये बिल्डअप करो, तो उनको लोन दे देता है। एक तरीके से उनको डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में भी फंसा रहा है। तो ये जो कमज़ोर कंट्री हैं, वीक कंट्री हैं इकोनॉमिकली, उनको फंसा रहा है और एक तरीके से क्या कर रहा है, उनकी चीज़ों को लीज़ पे ले लेता है। तो एक अच्छा उदाहरण है हम्बन टोटा पोर्ट, जिसको कि इन्होंने लीज़ पे ले लिया है। और सेम है जैसे पाकिस्तान से ये BRI रोड निकल रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये चाइना अपना पैसा लगा रहा है वहाँ पे अपनी रोड बनाने के लिए, उसने पाकिस्तान को लोन दिया है, तब पाकिस्तान में वो रोड बन रही है। तो अब इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में कंट्रीज़ को फंसा रहा है। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए और जो भी वीक कंट्रीज़ हैं उनको बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्रीज़ आगे आ रही हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रही हैं ताकि चाइना के इस प्रोजेक्ट को काउंटर कर सकें। तो गाइज़ यहाँ पे एक बात हुई है ग्लोबल गेटवे की, तो ये ग्लोबल गेटवे बनाएंगे। ग्लोबल गेटवे क्या है, इसको बोला जा रहा है रोड मैप फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो अब ये ग्लोबल गेटवे एक तरीके से वर्ड हो गया जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल गेटवे किस रिगार्डिंग इस वर्ड को यूज़ किया गया है और किसके थ्रू यूज़ किया। तो यूरोपियन यूनियन के थ्रू ये ग्लोबल गेटवे एक इनिशिएटिव लेके आया गया है और इसमें 2027 तक 300 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे। और ये क्या है, एक रोड मैप है जो मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आपको माइंड में रखना है। जैसे कि तालिबान ने ना US से भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी कि भाई जो उनका फ़ंड उन्होंने सीज़ कर दिया है ना उसको रिलीज़ कर दें। बहुत हालत देख लो, यहाँ फ़ोटो से ही देख लो कि बंदे की हालत बहुत ख़राब है और ख़राब हो भी गई है क्योंकि इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन हो चुका है वहाँ पे, तो उनको फ़ंड की ज़रूरत है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, तो कोई भी इनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। उन्होंने भी सस्पेंड कर रखी है अपनी एक्टिविटी अफ़गानिस्तान में जब से ये तालिबान ने टेक ओवर किया है। US वाशिंगटन ने ना लगभग 9.5 बिलियन डॉलर का फ़ंड जो है सीज़ कर रखा है जो अफ़गानिस्तान की सेंट्रल बैंक से बिलोंग करता है। तो वो इसी फ़ंड को कह रहे हैं कि आप रिलीज़ कर दो तो उनको कुछ थोड़ी सी हेल्प हो जाए ह्यूमैनिटी के तौर पे। तालिबान क्या कह रहा है कि आप लोग जो पॉलिटिकल इशू है उसको ह्यूमन इशू से सेपरेट करके रखिए और इस फंड को जो है फ्रीज से मतलब रिलीज़ कर दीजिए। इस टॉपिक से अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे ना कि एक टॉपिक दिया है चाइना ऑस्ट्रेलिया। अब चाइना का हर किसी के साथ ही पंगा चलता रहता है जो भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ होती, तो यहाँ पे भी अब ऑस्ट्रेलिया तो नेबर कंट्री नहीं है, फिर भी इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ पंगा चल रहा है। हुआ क्या था ना कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया था कि भाई चाइना में जाके इन्वेस्टिगेट करो। तो चाइना ने ना बहुत सारे प्रोडक्ट थे ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्ट होते थे चाइना को या अदर जगह, उन पे सैंक्शन लगा दिया, बैन लगा दिया। तो यहाँ पे क्या है ना, US बोल रहा है, US ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना क्या ट्राई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को उसके घुटनों पे मतलब उसके सामने ऑस्ट्रेलिया अपने घुटने टेक दे, इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहा है। तो एक तरीके से चाइना ने ना ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक वारफेयर चालू कर रखी है, इकोनॉमिक वॉर चला रखी है। 2 सालों से ना चाइना लगातार कोई ना कोई सैंक्शन ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट पे लगाता जा रहा है और जितने भी मिनिस्ट्रियल कॉन्टैक्ट है उनको भी बंद कर दिए गए हैं। गाइस ये जो डिस्प्यूट है ना 2020 में और भी बढ़ गई थी जब ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था 14 अदर कंट्रीज़ को जो डिमांड कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, मतलब जैसे मैंने बताया कि कोरोना वायरस का इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है। तो इस गुस्से में भी आके चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या किया, इसने सारे सैंक्शन लगा दिए। तो चाइना ने क्या रिस्पॉन्ड किया इसके बारे में, टैरिफ्स लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जो ऑस्ट्रेलिया के मेजर एक्सपोर्ट्स थे, जैसे सी फूड है, बीफ है, वाइन है, कोल है, तो इन सब पे क्या कर दिया, इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो गाइस चाइना क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट्स हो। ओवर द ईयर्स जितने भी पिछले 2 साल को छोड़ के ओवर द ईयर्स चाइना इंक्रीजिंगली इन्वेस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल इस्टेट में और टूरिज्म और एजुकेशन के मामले में भी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं या टूरिस्ट हैं, वो भी चाइना ओरिजिन्स के हैं। इम्पोर्टेंट सेक्टर है ऑस्ट्रेलिया का सब, माइनिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, ये सब बेनिफिट करती है कहीं ना कहीं चाइना को। और चाइना ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है सच एज मिल्क, चीज़, वाइन एंड मीट। अब जैसा कि ये तो सब चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टेंशन राइज हो गई 2020 में भी। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया ग्रुप कि हाँ भाई कोविड-19 की इंक्वायरी करो जाके चाइना में। तो उसी के रिस्पॉन्स में इसने क्या किया था, इसके सारे प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। मतलब एक तरीके से क्या किया,
सैंक्शन लगा दिया, और तो इकोनॉमिकली वीक करना चाह रहा है ये ऑस्ट्रेलिया को। इन्होंने क्या बोला है कि ऑस्ट्रेलिया टीमिंग अप विद यूएस टू स्प्रेड एंटी चाइना प्रोपेगेंडा। ये सब तो चल ही रहा है, अब इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया जो भी प्रोडक्ट चाइना को देता था, और चाइना से इतने सारे लोग टूरिज्म या वहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आते थे, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट होता था। बट चाइना ने तो इन सबको बंद कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को एक इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, खतरा पैदा हो रहा है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, देख रहा है, नया ऑप्शंस तलाशने की कोशिश कर रहा है। चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसको थोड़ा सा उससे दूर होना चाह रहा है। तो ये एक तरीके से एक अच्छा मौका है कि इंडिया के साथ ये क्या कर सकता है, अपनी ट्रेड को बढ़ा सकता है। मिल रहा है इंडिया को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी कि वो आपस में अपनी जो स्कोप है ट्रेड को लेके, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल ट्रेड उनको बढ़ाए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला है कि ऑस्ट्रेलिया और भी इसी तरह की लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज़ के साथ वो कनेक्ट होना चाहता है एंड काउंटर करना चाहता है जो चाइनीज़ एग्रेशन एंड एक्सपेंशन को जो चाइना ने उसके साथ किया है। यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी चाइना छिड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया को क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली वीक कर रहा है। तो अब इंडिया पर्सपेक्टिव से क्या है कि इंडिया को थोड़ा अवेयर होना चाहिए, और जो भी कंट्रीज़ चाइना से कट हो रही हैं तो उनको अपने फेवर में लेना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, उनके उस कंट्रीज में कनेक्टिविटी और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। गाइस ये था इस आर्टिकल से। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। गाइस नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हो साइबर अटैक से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या बोला है कि पिछले 10 महीने में ना 26,000 इंडियन साइट्स को पे साइबर अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बोला जा रहा है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ो, डिजिटल पेमेंट करो, तो हमें कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करो ना। एक सिक्योरिटी भी हाई होनी चाहिए ताकि ये इस तरह के अटैक ना हो। अदरवाइज़ तो क्या होगा, बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, कोई भी किसी की इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो जाएगी, हैकर्स हैक कर लेंगे, फिरौती मांगेंगे, तो ये सब में दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं बैक एंड काफ़ी मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे ना मुझे सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसका फुल फॉर्म है सर्ट इन। तो इसका नाम है सर्ट इन। इसका काम है मॉनिटर करना साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन मॉनिटर करता है साइबर सिक्योरिटी को, तो वो सर्ट इन मॉनिटर करता है। तो इसी का काम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल से यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सर्ट इन के बारे में। तो सर्ट इन मॉनिटर करता है, ये आप माइंड में रखिएगा। ये थे आज के आर्टिकल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको मेरे आर्टिकल की क्वालिटी पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ। सब्सक्राइबर बेस काफ़ी कम है और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बट चैनल को देख रहे हैं। तो अब अगर आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।